नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इस वीडियो की जो स्पेशल बात क्या है कि मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगा, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। आप सब चीज़ों को यहाँ पर रिलेट कर पाओगे, ठीक है। कोई भी बुक की वो हार्ड लाइन जो होती है वो सब यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा और ये वीडियो आपका एकदम डेस्टिनेशन होगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट लिखा हुआ है, इसके बाद आपको 5 पॉइंट और मिलेंगे। इसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद उसको लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक सेकंड इसका देखिएगा, तब जाके आपको सब चीज समझ में आने वाला है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है हम लोग का कि यहाँ पे हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और आप लोग कमेंट में बोलते हो कि सर ये वीडियो डाल दीजिए, ये वीडियो डाल दीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल दी होती है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाओ। इससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो लाऊंगा ना, वो वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट, ठीक है। इधर आपको जो दिख रहा है ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट का पार्ट है, इधर आपको रिजिड पेवमेंट का पार्ट है। कुछ हड़बड़ करने का जरूरत नहीं है, मैं सब चीज समझाऊंगा, लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। नंबर 1 पॉइंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट किसको बोलते हैं। जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट हमारा होता है, आप रोड पे जब जाते हो, आप ब्लैक कलर का रोड देखते हो ना, ब्लैक कलर का रोड देखते हो जिसमें कुछ काले काले केमिकल्स को मिलाकर, छोटे छोटे पत्थर को मिलाकर जो रेड बनाते हैं, और रोलर रहता है, बड़ा बड़ा रोलर रहता है और रोलर चलाया जाता है ऊपर में, ठीक है। वही ब्लैक वाला जो रोड है वही आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, ठीक है। तो इसको किससे बनाते हैं, इसको बिटुमिन और एस्फल्ट से मिलाकर बनाते हैं। अगर आप लोग को पता नहीं है कि बिटुमिन एस्फल्ट क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं और इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए, डिफरेंस बिटवीन एस्फल्ट एंड बिटुमिन बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है बिटुमिन और एस्फल्ट में, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि बिटुमिन और एस्फल्ट को मिला के हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट को बनाते हैं, मतलब वो ब्लैक वाला जो रोड होता है वो आपका बनता है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिजिड पेवमेंट की। तो रिजिड पेवमेंट किससे बनता है, जो आप रोड कॉन्क्रीट का बना हुआ देखते हो ना, ग्रे कलर का, वो है आपका रिजिड पेवमेंट, ठीक है। और जो कॉन्क्रीट रहती है ना, वो एक स्पेशल टाइप का कॉन्क्रीट रहता है। जनरली देखा जाए तो M40 गेट से वो चालू होता है, समझ में आ गया। तो देख लो, जो रोड होता है ना, वो PQC कंक्रीट को कहा जाता है, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, ठीक है। उसी को PQC कंक्रीट कहा जाता है, जो हम लोग रिजिड पेवमेंट में यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल पेवमेंट आपका हो गया वो ब्लैक जो आप रोड देखते हो वो वाला हो गया, और जो आपका रिजिड पेवमेंट है वो आपका कंक्रीट का बना हुआ होता है। ये तो पूरा क्लियर। अब चलिए टेक्निकल पैरामीटर्स में अंदर घुसते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो बिटुमिन एंड एस्फल्ट रोड है, इसको डिजाइन करने के लिए या इसके बारे में जानने के लिए, अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स को समझने के लिए जो हम लोग IS कोड फॉलो करते हैं, वो कौन सा है, वो है आपका IRC 37, यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस 37, ठीक है। और वही बात करें हम लोग रिजिड पेवमेंट की, तो उसमें IRC 58 का यूज किया जाता है। इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कि इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो ग्रेन टू ग्रेन होता है। बहुत जगह आप लोग देखोगे बताया जाता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर बाय लेयर होता है। लेयर बाय लेयर नहीं होता है, लेयर के अंदर में ग्रेन्स होते हैं, उस ग्रेन्स टू ग्रेन्स भी होता है। जनरली देखा जाए तो लेयर कितने टाइप के होते हैं, कितना लेयर में हम लोग रोड बनाते हैं, तो देख लो, सबसे नीचे आपका होता है सब ग्रेड कोर्स, ठीक है। सब ग्रेड कोर्स में क्या होता है, जनरली आपकी मिट्टी आ जाती है, जो एकदम नीचे में मिट्टी है उसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए, तो वो जो आपको बेस मिलता है, वो जो लेयर आपका मिल रहा है मिट्टी का, वो है आपका सब ग्रेड कोर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब बेस कोर्स डालते हैं। सब बेस कोर्स में क्या होता है कि मोरम हो गया, बड़ा बड़ा ईटा हम लोग जो तोड़ के ब्लास्ट वगैरह फिलिंग करते हैं, वो सब आपका आ जाता है आपका सब बेस कोर्स में। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर बेस कोर्स। बेस कोर्स मतलब क्या, सब बेस कोर्स में जो हम लोग बड़े बड़े ग्रेवल्स डाले हैं, ब्लास्ट डाले हैं, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा वॉइड है, तो उस चीज को फिलअप करने के लिए, उस वॉइड को फिलअप करने के लिए हम लोग और थोड़ा छोटा मटेरियल को फिलअप करते हैं और अच्छे से
कॉम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है आपका यहाँ पे सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स में आपका जो ये है बिटुमिन एस्फल्ट हो गया, जो आप रोड पे बिछा के जो कॉम्पैक्ट करते हो वो आता है। लेकिन वो क्या आप डायरेक्ट डाल दोगे? नहीं, उसको डालने के लिए आपको चिपकाना पड़ता है, जिसमें आप लोग बिटुमिन यूज करते हो, गीला बिटुमिन जो हम लोग बोलते हैं ना, वो डाला जाता है, उस पर पेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फ्लेक्सिबल पेवमेंट का पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें रिजिड पेवमेंट की, तो ये जो 4 आप लेयर देख रहे हो, इस सेम लेयर यहाँ भी होता है, लेकिन क्या है कि इसमें एक लेयर जो सब बेस कोर्स है ना, ये रिजिड पेवमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का वहां पे रोड बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो वहां भी सब ग्रेड में आपका नीचे मिट्टी हो गया, उसके बाद सब बेस में आपका फिलिंग आता है, उसके बाद बेस कोर्स में भी फिलिंग आता है, और सरफेस कोर्स में सबसे ऊपर आपका यहाँ पे कंक्रीट रहता है। कौन सा? पीक्यूसी, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट आपका रहता है। चलिए, तो ये आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपका ग्रेन्स टू ग्रेन हो रहा है, यानी कि ये जो बेस कोर्स में जो पार्टिकल आपका अंदर अंदर में है, ये बेस कोर्स में जो आपका मान लीजिए ये है, इसमें आपका बहुत सारा ऐसे पार्टिकल है, फिर सब बेस में भी आपका यहाँ पे ऐसे पार्टिकल है, फिर ये सब ग्रेड में आपका यहाँ मट्टी के अंदर भी पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये जो ग्रेन्स देख रहे हो ना, ये पत्थर टू पत्थर, ये आपस में कांटेक्ट में है, तो जो लोड है ना, ये ग्रेन्स टू ग्रेन्स में ट्रांसफर होता है, वही बोला जा रहा है। तो लोड ट्रांसफर किसमें हो रहा है? छोटे छोटे पत्थरों से, छोटी छोटी कणों से, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ग्रेन टू ग्रेन हो गया लोड ट्रांसफर, और यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू कंक्रीट स्लैब, ऊपर कंक्रीट स्लैब रहती है, उससे ट्रांसफर होता है जनरली नीचे। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका जॉइंट्स को लेकर। तो ये जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है ना, ये आप देखते होंगे एकदम ब्लैक कलर का, एकदम लंबा चला ही जाता है। इसका मतलब इसमें कोई जॉइंट की जरूरत नहीं होती है, यानी कि अगर टेम्परेचर के वजह से कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप में। लेकिन वही बात करें यहाँ पे रिजिड पेवमेंट की, तो यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट्स नीडेड, ठीक है। क्यों एक्सपेंशन जॉइंट जरूरत होता है, ये हम लोग आगे समझ जाएंगे। जब मैं आगे बताऊंगा आपको टेम्परेचर के बारे में, तब समझ में आएगा क्यों यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट को डाला जाता है। पहले आप समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है। ये रोड बन रही है आपकी, तो हो सकता है कि 3-3 मीटर पे, 5-5 मीटर पे, जैसे आपका डिजाइन रहेगा उस हिसाब से आपको बीच में एक एक्सपेंशन जॉइंट डालना पड़ता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रोलिंग ऑफ सरफेस नीडेड। अब देखते होगा ना, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो आप एस्फल्ट जब बिछाते हो, बिटुमेन एस्फल्ट बिछाते हो, तो आपको रोलर डाल के उसको कंप्रेस करना पड़ता है, कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। लेकिन कंक्रीट में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंक्रीट तो भीगा हुआ है, उसको प्लेस कर दीजिए, वाइब्रेटर से उस समय कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, लेकिन कोई रोलर से अलग से यहाँ पे कोई कॉम्पैक्शन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रोलिंग ऑफ सरफेस नॉट नीडेड, लेकिन यहाँ पे रोलिंग ऑफ सरफेस नीडेड। समझ में आ गया? नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लो। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है वो लो होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन लो होता है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है वो हाई होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फ्लेक्सुरल क्या है? फ्लेक्सुरल मतलब बेंडिंग। सीधा सा आसान भाषा में समझो कि मतलब कोई चीज के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर डालेंगे तो वो बेंड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो पावर होता है फ्लेक्सुरल का, वो स्ट्रेंथ आपका लो होता है। लेकिन कंक्रीट तो अपने आप में ही एक कंपोजिट मटेरियल है, उसमें लोहा डाल के तो और ज्यादा हम लोग टेंशन भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो अपने आप में वो मजबूत हो जाता है। तो उसके ऊपर जब लोड आएगी ना, तो वो खुद ही रोक पाएगा। मान लो नीचे का जो ये कॉम्पैक्ट किए थे मट्टी वट्टी ये सब, अगर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना, तो इसके ऊपर से जब गाड़ी गुजरेगी तो क्या होगा, ये जो सरफेस कोर्स है, जो बिटुमेन एस्फल्ट वाला कोर्स है, वो बेंड हो सकता है। लेकिन कंक्रीट के केस में क्या होता है, मतलब रिजिड पेवमेंट के केस में क्या होता है, नीचे वाले में अगर थोड़ा बहुत अगर मतलब सेटलमेंट हो भी जाए, तो ये जो ऊपर में स्लैब होता है ना, वो पकड़ के रख सकता है। ये पावर उसके अंदर होती है। समझ में आ गया? तो यही चीज कहना है यहाँ पर, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसका हाई होता है और यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है लो होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट 7वां पॉइंट, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। यही इंपॉर्टेंट चीज है, जिस वजह से हमारा जॉइंट्स प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है, ये डिपेंड करता है। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसमें आपका टेम्परेचर वेरिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठंडा हो गर्म हो, इसमें सिकुड़ने कोड़ने का आपको दिखेगा ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि वो हो नहीं रहा है, हो रहा है, लेकिन वो आपस में एब्जॉर्ब कर ले रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो स्लैब बना हुआ है कंक्रीट का, मतलब रिजिड पेवमेंट जो है, इसमें आपका थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर जब भी मतलब ज्यादा गर्मी हो गया तो वो क्या करेगा, आपस में अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। इससे क्रैक्स डेवलप होने को देख सकते हो। इसी वजह से क्या होता है ना कि एक सर्टेन पार्ट पे हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट डाल देते हैं कि अगर वो एक्सपैंड करेगा तो जो गैप डाले हैं ना उसमें थोड़ा सा वो बढ़ जाए, फिर जब सिकुड़ना हो तो सिकुड़ जाए। इससे क्या है कि इसका जो स्ट्रेस है ना वो दूसरे में ट्रांसफर ना हो, दूसरे स्लैब पर जो स्ट्रेस है वो इसमें ट्रांसफर ना हो, तो क्या होगा, क्रैक्स आएगा
आएगा ही नहीं। और मान लो कभी क्रैक्स आया भी तो ये एक्सपेंशन जॉइंट का क्या रोल होता है, वो ट्रांसफर नहीं होने देता है आपको, एक ही पार्ट में एक ही पैनल में रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। ये रोड है, ये एक्सपेंशन जॉइंट डाल दिए, एक्सपेंशन जॉइंट डाल दिए, अगर मान लो इसमें कोई क्रैक्स आता है तो इसमें वो डेवलप होने नहीं देगा, ये यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि ये तो अलग एक पैनल है, ये कंक्रीट का एक अलग पैनल है। समझ में आ गया एक्सपेंशन जॉइंट का जो फंक्शन। और यहाँ पे जो हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं ना, उसको डॉवेल बार कहा जाता है। ठीक है, ये एक्सपेंशन जॉइंट के लिए जो हम लोग बार प्रोवाइड करते हैं उसको कहा जाता है डॉवेल बार। ये भी याद रखिएगा, इंटरव्यू में बहुत बार पूछ देता है। ठीक है, डॉवेल बार। चलिए नेक्स्ट हमारा है 8वां नंबर पॉइंट, क्यूरिंग नॉट रिक्वायर्ड। ये जो बिटुमिन एंड एस्फल्ट का जो रोड बनता है फ्लेक्सिबल, इसमें आपको कोई पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी देखे भी नहीं होगे रोड पर कि रोड आज रोलिंग करके चला गया, वहां पे पानी आके दे रहा है, कभी नहीं देखे होगे। यहाँ पे क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये कंक्रीट का बना हुआ है भैया, इसके अंदर तो हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए आपको पानी देना ही पड़ेगा, वरना वो ऐसे ही क्रैक आ जाएगा। ठीक है, वो अपना स्ट्रेंथ भी अचीव नहीं कर पाएगा, इसलिए क्यूरिंग रिक्वायर्ड यहाँ पे। क्लियर हो गया। 9वां पॉइंट है यहाँ पे लेस ड्यूरेबल, मतलब ये जो है इसका स्ट्रेंथ जो है, ये कितना दिन चलना है, कितना ड्यूरेबल है, ये थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कम होता है। लेकिन ये जो रिजिड पेवमेंट है जो कंक्रीट का बना हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल होता है। समझ में आ गया। फिर 10वां नंबर पॉइंट है यहाँ पर, कैन बी रिपेयर्ड विथ न्यू एस्फल्ट। यानी कि मान लो एक रोड है, कहीं पे छोटा सा गड्ढा वड्ढा हो गया, ठीक है, उसको रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, एस्फल्ट एंड बिटुमिन का जो पार्ट है, कंपोजिशन मटेरियल है, वो क्या किया, आप लेके आए, वहां पे बिछा के आप रोलिंग कर दिए, आपका काम चल गया। कुछ दिन बाद पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे आप रिपेयरिंग किए हो। लेकिन कंक्रीट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा एक पैनल ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, वरना वो क्रैक बढ़ते बढ़ते पूरे को फाड़ देगा। समझ में आ गया। तो देख लो यहाँ पे है कैन बी रिपेयर्ड विथ न्यू एस्फल्ट। न्यू एस्फल्ट लाके आप यहाँ पे रिपेयरिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्स कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ स्लैब। क्लियर हो गया। इसमें आपको पूरा एक पैनल पूरा बदलना पड़ेगा, उसको तोड़ के निकालना पड़ेगा, वापस से वहां पे कंक्रीटिंग आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और मैं बार बार बोलता हूं, ऐसी वीडियो आप लोग से मिस ना हो जाए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। आप लोग कमेंट में बार बार पूछोगे नहीं कि सर ये वीडियो आपके पास है कि नहीं। ठीक है, वीडियो आपको मिलता रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है 11वां नंबर, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हमारा, इट जनरेट्स लेस नॉइज और ये जनरेट्स मोर नॉइज। इसका मतलब क्या है कि जो बिटवीन एस्फल्ट वाला जो रोड है, ब्लैक कलर का जो आप रोड देखते हो, उसके ऊपर जब गाड़ी चलती है ना, तो स्मूथली वो पास कर जाती है, आवाज थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन कम होता है, स्मूथ नॉइज होता है। लेकिन वही बात करें हम लोग कंक्रीट वाले रोड पे यानी कि रिजिड पेवमेंट पे, तो वहां पे जब गाड़ी जाती है ना, तो थोड़ा सा आवाज ज्यादा होता है वहां पे। समझ में आ गया। तो जनरली ये डिफरेंस जो है आप भी अनुभव कर सकते हो, आप लोग देख लीजिएगा। कंक्रीट वाले पे जब गाड़ी चलती है तो थोड़ा आवाज ज्यादा होता है, लेकिन इस वाले रोड पे आवाज थोड़ी कम होती है। उसके बाद 12 नंबर पे है आपका, परफॉर्म्स वेल इन कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट। जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है ना, ये आपका सर्दी में या बारिश में ये ज्यादा आपका प्रेफरेबल होता है। समझ में आ गया। लेकिन वही बात करें हम लोग रिजिड पेवमेंट की, तो ये गर्मी या सूखा जो क्लाइमेट होता है उसमें ये ज्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, वहां पे ज्यादा आपको परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका लाइफ स्पैन को लेके कि कौन कितना चलता है। तो देख लो IRC कोड क्या बोलती है, जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है ये आपका 15 साल के लगभग जनरली चल जाता है, जो जनरल रोड होते हैं। लेकिन अगर हाईवे की बात करोगे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, ये सब जो है ना, ये सब को डिजाइन किया जाता है 20 साल के अंतर्गत। कोई कोई तो 30 साल के लिए भी हम लोग करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन वही बात करें रिजिड पेवमेंट में, तो इसमें कम से कम आपका जो जनरल आपका चलने का जो टेंडेंसी रहता है वो होता है 30 साल आपका एज पर IS कोड। ठीक है, समझ में आ गया। ये है, तो ये हो गया आपका लाइफ स्पैन की बात। अब बात करते हैं कि इसका मेंटेनेंस को लेके। ये जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, चूंकि इसको बनाने में आपका कॉस्ट जो है वो कम आता है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस आपको रेगुलर इंटरवल पे लगता रहेगा। ठीक है, तो इसमें मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा है, मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। लेकिन रिजिड पेवमेंट को बनाने में आपका कॉस्ट जो है वो ज्यादा खर्चा होता है, जिस वजह से इसमें जो मेंटेनेंस है वो कहीं ना कहीं आपकी घट जाती है। समझ में आ गया। तो इसमें मेंटेनेंस आपका कम है, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। ये जो दोनों मैं बोल रहा हूँ, लेस मोर, ये आपस में कंपेयर में कर रहा हूँ, मतलब इससे इसका मेंटेनेंस ज्यादा है और इससे इसका मेंटेनेंस कम है। समझ में आ गया। कॉस्ट की बात करें तो इसका लो कॉस्ट लगता है, और वही बात करें इसकी तो
तो इसका हाई कॉस्ट लगेगा। मतलब एक जितना लंबा रोड आप बनाओगे इससे, उसी लंबे रोड को जितना रुपया बनाने के लिए इसमें लगेगा, इसमें अगर बनाओगे यानी कि रिजिड पेवमेंट में कंक्रीट से बनाओगे तो ज्यादा आपका पैसा खर्चा होगा। समझ में आ गया? तो ये थे टोटल आपके 15 डिफरेंस बिटवीन आपके फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट को लेकर। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और ऐसे वीडियो लाने में भी हमें बहुत ज्यादा मन करता है। ठीक है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओ, इससे क्या होगा कि वीडियो आप मिस नहीं करोगे। चलिए हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।